नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी काउंसिल की 48th मीटिंग जो कि 17 दिसंबर 2022 को कंडक्ट की गई है, जिसमें सर्टेन रिकमेंडेशन जो है वो जीएसटी काउंसिल द्वारा दी गई है। तो जो मेजर रिकमेंडेशंस हैं उनको हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस इंस्टॉल नहीं की है तो प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, जहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी, ईएसआई, पीएफ, तो आप ऐप के जरिए ये जो सभी कोर्सेज हैं वो आप सीख सकते हैं। तो बात करते हैं जीएसटी काउंसिल की 48th मीटिंग में जो मेजर डिसीजन लिए गए। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स रेट्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर टैक्स रेट्स के रिगार्डिंग बेसिकली जो दो गुड्स हैं जिनकी टैक्स रेट चेंज की गई है, तो हस्क ऑफ पल्सेस इंक्लूडिंग छिलका एंड कंसंट्रेट्स इंक्लूडिंग छुरी खांडा। तो यहाँ पर टैक्स रेट 5% थी जिसको अब नील कर दिया गया है। इसके अलावा इथाइल अल्कोहल सप्लाइड टू रिफाइनरीज फॉर ब्लेंडिंग विद मोटर स्प्रिट, तो यहाँ पर भी 18% से रेट जो है रिड्यूस कर 5% कर दी गई है। इसके साथ ही जो मेंथा ऑयल है ऑलरेडी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर्ड है, तो यहाँ पर मेंथा अरवेनेसिस को भी जो है रिवर्स चार्ज के तहत कवर किया गया है। इसके अलावा कुछ क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दी गई है जीएसटी रेट्स के रिगार्डिंग। तो कुछ गुड्स हैं जिन पर जो है जीएसटी रेट क्लैरिफाई किया गया है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक सर्कुलर इशू किया गया 3 अगस्त 2022 को, जो कि बेसिकली हस्क ऑफ पल्स इंक्लूडिंग छिलका एंड कंसंट्रेट्स बेसिकली जिसको अभी 5% से नील रेटेड कर दिया गया है, उसके रिगार्डिंग यह सर्कुलर इशू किया गया था। तो इसको भी यहाँ पर कहा गया है कि एक रिलीफ जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। जो भी प्रॉब्लम्स रही इस पीरियड से पहले, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर इस सर्कुलर के जरिए जो है उन प्रॉब्लम्स को जो है एक रिलीफ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन और दी गई कि जो रेजिडेंशियल यूनिट्स अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पर दी जा रही थी तो ऐसे में उसको जीएसटी के दायरे में लाया गया था, लेकिन अब यहाँ पर कहा गया है कि अगर वो जो रेजिडेंशियल यूनिट दी जा रही है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को फॉर हिज ओन रेजिडेंस, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए ही, और जो है उसका बिजनेस से कोई लिंक नहीं है, तो ऐसे में उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लैरिफिकेशन दी गई बैंक्स के रिगार्डिंग कि बैंक्स सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है प्रमोशन ऑफ रुपे डेबिट कार्ड एंड लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजेक्शंस, तो इस स्कीम के तहत बेसिकली जो इंसेंटिव्स बैंक्स को मिलता है वो टैक्सेबल नहीं होगा। इट इज इन द नेचर ऑफ सब्सिडी। इसके अलावा कुछ ट्रेड फैसिलिटेशन, ट्रेड ईज करने के लिए यहाँ पर जीएसटी के तहत कुछ रिलैक्सेशन दी गई, डिक्रिमिनलाइजेशन अंडर जीएसटी। तो जहां पर पहले प्रोजिक्यूशन जो लॉन्च कर दिया जाता था 1 करोड़ रुपए तक की लिमिट थी, तो अब यहाँ पर इस लिमिट को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है, एक्सेप्ट फॉर द ऑफेंस ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। जहां पर फेक इनवॉइसिंग है वहां पर जो लिमिट है वो 1 करोड़ रुपए ही रहेगी। उसके अलावा जो लिमिट है वो 2 करोड़ रुपए तक की अगर जो टैक्स अमाउंट है तो ही प्रोजिक्यूशन लॉन्च की जाएगी। रेज द मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ टैक्स अमाउंट फॉर लॉन्चिंग प्रोजिक्यूशन अंडर जीएसटी फ्रॉम ₹1 करोड़ टू 2 करोड़। रिड्यूस द कंपाउंडिंग अमाउंट, तो जो कंपाउंडिंग अमाउंट है उसको भी रिड्यूस कर दिया गया। पहले यह रेंज थी 50% टू 150%, नाउ इट इज 25% टू 100%। इसके साथ ही डीक्रिमिनलाइज सर्टेन ऑफेंसेस स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज जी, जे, के ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 132। तो सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 के तहत जो क्लोजेस जी, जे एंड के, तो यहाँ पर जो है सर्टेन ऑफेंसेस को स्पेसिफाई किया गया। ऑब्स्ट्रक्शन और प्रिवेंटिंग एनी ऑफिसर इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, अगर ऑफिसर को रोका जा रहा है उसकी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने के लिए। डेलिब्रेट टेम्परिंग ऑफ मटेरियल एविडेंस,
एविडेंसेस को टेम्पर किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, फेल्योर टू सप्लाई द इंफॉर्मेशन। तो जो इंफॉर्मेशन जो सप्लाई करनी है उनकी फेल्योर है, वो आप सप्लाई नहीं कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, तो ऐसे में ये जो है बेसिकली यहाँ पर सेक्शन 132 के तहत इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा अभी तक कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं था जहां पर अनरजिस्टर्ड पर्संस को जीएसटी रिफंड अलाउ किया जाए। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कुछ ऐसी सिचुएशन जहां पर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन ने कोई जीएसटी पे किया किसी सप्लायर को, बाद में वह जो सप्लाई है उसको कैंसिल कर दिया गया और सप्लायर के द्वारा वह जीएसटी जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे किया जा चुका है, तो ऐसे में अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास कोई भी मैकेनिज्म नहीं होता उस जीएसटी पेड को रिफंड को क्लेम करने के लिए। तो यहाँ पर कहा गया देयर इज नो प्रोसीजर फॉर क्लेम ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स बोर्न बाय द अनरजिस्टर्ड बायर्स in case where the contract or agreement for supply of services like construction of flat, house and long-term insurance policy is cancelled and the time period of issuance of credit note by the concerned supplier is over. The council recommended amendment in CGST rules 2017 along with issuance of a circular to prescribe the procedure for filing application of refund by the unregistered buyer in such cases. तो यहाँ पर एक सर्कुलर इशू किया जाएगा और एक प्रोसीजर आपको स्पेसिफाई किया जाएगा कि कैसे एक अनरजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी रिफंड क्लेम कर सकता है। इसके साथ ही ई कॉमर्स फैसिलिटीज को जो है ईज किया जाएगा। दैट मींस अभी तक आप जनरली देखते हैं जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है जल्दी से सप्लाई नहीं कर पाता है। तो ऐसे में कहा गया कि अब अनरजिस्टर्ड पर्सन भी सप्लाई कर पाएंगे। GST Council in its 47th meeting had granted in principle approval for allowing unregistered supplier and composition taxpayers to make intrastate supply of goods through e-commerce operators. तो जनरली आप देखते हैं जितने भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर हैं वो रजिस्टर्ड सप्लायर्स को ही अलाउ करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एक रिलीफ दी जाएगी उन सप्लायर्स को जो जीएसटी लॉ के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि उनकी जो सप्लाई है वो विद इन द लिमिट है और इंट्रा स्टेट सप्लाई है, विद इन द सेम स्टेट के अंदर सप्लाई की जा रही है। तो ऐसे में यहाँ पर कहा गया द काउंसिल अप्रूव्ड द अमेंडमेंट्स इन जीएसटी एक्ट एंड जीएसटी रूल्स along with issuance of relevant notification to enable the same. Further, considering the time required for development of the requisite functionality on the portal as well as for providing sufficient time for preparedness by the ECOs, Council has recommended that the scheme may be implemented with effect from 1st of October 2023. तो 1 अक्टूबर 2023 से यह जो है एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। कोई भी अनरजिस्टर्ड सप्लायर भी क्या कर पाएगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए सप्लाई कर पाएगा। इसके साथ ही जो बेसिकली एक इशू था हाई सी सेल्स को लेकर, जहां पर बेसिकली जो है सर्टेन सप्लाई जब आप इंपोर्ट करते हैं और कस्टम क्लियरेंस से पहले ही उस सप्लाई को वापस आप फर्दर किसी और व्यक्ति को सप्लाई कर देते हैं, तो ऐसे में कहा गया था कि वह सप्लाई जीएसटी के दायरे से बाहर रहेगी। लेकिन अब यहाँ पर एक इशू था कि यह जो लॉ चेंज किया गया था विद इफेक्ट फ्रॉम 31 जनवरी 2019। लेकिन 31 जनवरी 2019 से पहले जो ट्रांजैक्शंस जो हो चुकी थी उनका क्या होगा, तो ऐसे में क्लियर किया गया कि वो भी जो है जीएसटी के दायरे से बाहर रहेंगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उन पर ऑलरेडी जीएसटी पे कर चुका है तो उसको उसका रिफंड नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया कि certain transactions activities such as supply of goods from a place outside the taxable territory to another place outside the taxable territory, that is high sea sales and supply of warehouse goods before their home clearance. तो होम क्लियरेंस से पहले ही वो गुड्स जो है वापस से सप्लाई कर दी जाती है। इट इज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ द जीएसटी इन ऑर्डर टू रिमूव द डाउट्स एंड एम्बिग्यूटीज regarding taxability of such transactions activities during the period 1st of July 17 to 31st of January 19. The council has recommended to make the said paras effective from July 17. However, no refund of tax paid shall be available in cases where tax has already been paid. इसके बाद सेक्शन 16 के तहत कुछ रिवर्सल की बात की गई, जहां पर जब आप सप्लायर को पेमेंट नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होता है। तो ऐसे में यहाँ पर कहा गया कि एक मैकेनिज्म यहाँ पर बनाया जाएगा और उस मैकेनिज्म के तहत
यह जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है इसको रिवर्स करना होगा अगर आप स्पेसिफाइड डेट तक सप्लायर को पेमेंट नहीं करते हैं। इसके साथ ही यहां पर कहा गया कुछ अपील्स से रिलेटेड जो है बेसिकली मैटर्स को क्लियर किया गया है। सब रूल 3 of Rule 108 and Rule 109 of CGST rules to be amended to provide clarity on the requirement of submission of certified copy of the order appealed against and the issuance of final acknowledgement by the appellate authority. This would facilitate timely processing of appeal and ease the compliance burden for the appellants. इसके साथ ही एक सर्कुलर यहां पर इशू किया गया, सर्कुलर 2 भी इशूड किया जाएगा टू क्लैरिफाई दैट नो क्लेम बोनस offered by the insurance companies to the insured is an admissible deduction from the valuation of insurance service. तो वैल्यूएशन सर्विसेज के रिगार्डिंग जो इंश्योरेंस सर्विसेज के रिगार्डिंग जो वैल्यूएशन है वहां से नो क्लेम बोनस को जो है वो एडमिसिबल डिडक्शन दी जाएगी, वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। Circular to be issued for clarifying the issue of treatment of statutory dues under GST law in respect of the taxpayers for whom the proceedings have been finalized under Insolvency and Bankruptcy Code 2016. तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ सर्कुलर इशू किया जाएगा फॉर दी मोर क्लियरिटी। इसके साथ ही यहाँ पर कहा गया सब रूल 3 of Rule 12 of CGST rules to be amended to provide for facility to the registered person who are required to collect tax at source under section 52 or deduct tax under section 51 for cancellation of their registration on their request. तो यहां पर जो है बेसिकली कुछ अमेंडमेंट की जाएगी इस चीज के रिगार्डिंग, जहां पर सेक्शन 51 या 52 के तहत जो टैक्स डिडक्टर या कलेक्टर है वो अगर अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहते हैं। इसके अलावा यहां पर कहा गया इशुएंस ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलर्स इन ऑर्डर टू रिमूव ambiguities and legal disputes on various issues. तो यहाँ पर कुछ सर्कुलर्स इशू किए जाएंगे जिसमें बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 17 एंड 18-19 के रिगार्डिंग जो भी जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 2A में मिसमैच है उसकी वेरिफिकेशन कैसे की जाएगी उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म जो है स्पेसिफाई किया जाएगा थ्रू सर्कुलर। क्लैरिफाइंग द मैनर ऑफ रीडिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड इन टर्म्स ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 75। तो कुछ क्लैरिफिकेशन जो है किस तरह से जो है बेसिकली सेक्शन 75 सेक्शन 2 के तहत अगर कोई डिमांड है उसको कैसे रीडिटरमाइन किया जाएगा इसके रिगार्डिंग भी क्लैरिफिकेशन यहां पर दी जाएगी। क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइसिंग विद रिस्पेक्ट टू एन एंटिटी। तो यहां पर ई इनवॉइसिंग की एप्लीकेबिलिटी को लेकर भी काफी कंफ्यूजन रहता है, तो इसके रिगार्डिंग भी एक क्लैरिफिकेशन यहां पर इशू की जाएगी। इसके अलावा और कुछ कंप्लायंसेस है जिनको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। तो बेसिकली यहां पर एक कहा गया है कि इन द स्टेट ऑफ गुजरात एक बायोमेट्रिक मैकेनिज्म बनाया जाएगा जहां पर जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो होगा उसको जो है थ्रू बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए जो है वेरिफिकेशन कराई जाएगी और उसके बाद ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलाउ किया जाएगा। तो ये अभी एक बेसिकली पायलट बेस्ड जो है मैकेनिज्म रहेगा जिसको फर्स्ट स्टेट ऑफ गुजरात के अंदर इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो उसके बाद जो है बाकी सभी स्टेट्स के अंदर इसको जो है एप्लीकेबल किया जाएगा। उसके अलावा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप एप्लीकेशन मूव करते हैं जीएसटी REG 01 के तहत बेसिकली कहा गया कि जब आप जो आपका पैन नंबर है उस पैन नंबर से जो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक होगी उसी के जरिए अब जो है आपका जो है वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। तो अभी तक तो क्या होता है आप कोई भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दे देते हैं तो ऐसे में फ्रॉडुलेंट केसेस बढ़ जाते हैं, कोई भी आपके पेन से आपके पेन को मिसयूज कर सकता है। लेकिन अब क्या होगा आपके पेन से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा ईमेल आईडी लिंक होगी उसी के जरिए वेरिफिकेशन की जाएगी। इसके अलावा सेक्शन 37, 39, 50, 44, 52 टू बी अमेंडेड टू रिस्ट्रिक्ट फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स स्टेटमेंट टू ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रेलेवेंट रिटर्न या स्टेटमेंट। तो यहाँ पर कुछ जो फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स के रिगार्डिंग जो मैक्सिमम पीरियड है वो 3 years तक रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, जो कि बेसिकली सेक्शन 37, सेक्शन 39, सेक्शन 44 और 52 को कवर करेगा। इसके अलावा फॉर्म GSTR 1 टू बी अमेंडेड टू प्रोवाइड द रिपोर्टिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ सप्लाइड मेड थ्रू ECOs कवर्ड अंडर सेक्शन 52, सेक्शन 9, सेक्शन 5
by the supplier and reporting by the ECO in respect of supplies made under सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। तो बेसिकली आपने देखा था जीएसटीआर 3B के अंदर चेंज कर दिया गया था, लेकिन जीएसटीआर 1 के अंदर अमेंडमेंट नहीं की गई थी, तो ये अमेंडमेंट भी जो है वो जल्द ही कर दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर रूल 88C एंड फॉर्म जीएसटी डीआरसी 01 टू बी इंसर्टेड इन सीजीएसटी रूल्स। तो कुछ नए रूल्स यहाँ पर इंसर्ट किए जाएंगे, नए फॉर्म इंसर्ट किए जाएंगे for intimation to the taxpayer by the common portal about the difference between liability reported by the taxpayer in GSTR 1 and in GSTR 3B for a tax period। तो अभी तक आप क्या देखते हैं, GSTR 1 और GSTR 3B के बीच जो मिसमैच होता है वो अभी आपको पोर्टल पर दिखाई देता है, लेकिन उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी जो है नोटिस इशू नहीं किया जाता। तो जल्द ही एक नोटिस भी आपको मिलने वाला है अगर आपके फॉर्म GSTR 1 और GSTR 3B में किसी भी तरह का कोई मिसमैच है। Where such difference exceeds a specified amount or percentage। एक अमाउंट जो है स्पेसिफाई की जा सकती है, एक परसेंटेज स्पेसिफाई की जा सकती है, अगर उससे ज्यादा डिफरेंस होगा तो वो आपको जो है फॉर्म जीएसटी डीआरसी 01B के जरिए इंटीमेट किया जाएगा। तो ये बेसिकली कुछ मेजर हाइलाइट्स थी। अगर आप डिटेल्ड में इन सबको स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in पर विजिट कर सकते हैं। फॉर मोर अपडेट्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, और हमारे टेलीग्राम चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर भी आपको सभी अपडेट्स टाइमली प्रोवाइड किए जाते हैं। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।